हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं नवंबर 24 के आरटीपी के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो और फाइनल सीए का एएफएम सब्जेक्ट का है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, टू फ्रेंड्स ए एंड एन वर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क ऑफ मार्केट व्हाइल ए इज अ सॉर्ट ऑफ रिस्क एवर्स मिस्टर एन इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर एंड बिलीव्स इन टेकिंग रिस्क। तो दो बंदे हैं, एक रिस्क लेने को तैयार नहीं है और एक रिस्क लेने को तैयार है। Mr. N said we cannot diversify the market risk at all, and he quoted the modern portfolio approach. Both friends analyzed the market data for a few months and came out with expected return on two stocks for a particular market. फाइन, उन्होंने मार्केट का दो डिफरेंट सिनेरियोज में रिटर्न निकाला है। मार्केट रिटर्न 7% से 25%, एग्रेसिव 4 से 40% और डिफेंसिव 9 से 18%। बेस्ड ऑन अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द बीटा ऑफ डिफेंसिव स्टॉक इज, चलो सबसे पहले हम बीटा फाइंड करते हैं। बीटा क्या होता है? बेसिकली बीटा होता है चेंज इन रिटर्न ऑफ स्टॉक, चेंज इन रिटर्न की रिटर्न कितना चेंज हुआ हमारे स्टॉक का कंपेयर टू मार्केट, कंपेयर टू मार्केट। तो देखो एकदम सिंपल है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट का स्टॉक, मार्केट का रिटर्न कितना चेंज हुआ? 7% से 25। तो कितना चेंज हो रहा है? 7 से 25 मतलब ये 18% चेंज हो रहा है। तो मार्केट का रिटर्न अगर 18% चेंज हुआ तो जो एग्रेसिव स्टॉक है उसका रिटर्न कितना चेंज हुआ है? 4 से 40, दैट इज 36% चेंज हुआ। अगर मार्केट में रिटर्न चेंज हुआ है 18%, तो हमारा एग्रेसिव स्टॉक जो है उसका रिटर्न चेंज हुआ है 36%। तो इसका मतलब कितना हुआ? मार्केट को हमने कितना रेस्पॉन्स दिया? तो हमने मार्केट को डबल रेस्पॉन्स दिया है। मार्केट को डबल रेस्पॉन्स, डबल रेस्पॉन्स मतलब 18 के सामने 36। तो अगर मार्केट 1 से चेंज हो रहा है तो हमारा स्टॉक कितने से चेंज हो रहा है? हमें वो फाइंड करना है। तो हमारा स्टॉक कितने से चेंज हुआ? तो ये 2 से चेंज हुआ। तो हमारा जो एग्रेसिव स्टॉक है उसका बीटा है 2। आई होप लॉजिक समझा होगा। और डिफेंसिव स्टॉक का अगर हम करेंगे तो डिफेंसिव स्टॉक 9 से 18, मतलब इस पीरियड में अगर मार्केट का रिटर्न 18% चेंज हुआ है तो जो डिफेंसिव स्टॉक है उसका रिटर्न 9% चेंज हुआ है। तो मतलब हाफ चेंज हुआ है। लॉजिकली मार्केट के सामने हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? हमने हाफ रिस्पॉन्स दिया। तो विच मीन्स अगर मार्केट 1% चेंज हुआ है तो हमारा स्टॉक कितना चेंज हुआ है? 0.5। ओके, तो ये लॉजिकल वे है बीटा फाइंड करने का। बीटा का मतलब ही ये होता है कि हमारे स्टॉक ने मार्केट को क्या रेस्पॉन्स दिया है। विच मीन्स अगर मार्केट 18% बढ़ा है तो हमारा स्टॉक कितना बढ़ा है, इस कंपैरिजन को ही हम बीटा बोलते हैं। ओके, फॉर वन रिटर्न, कि अगर मार्केट 1 से चेंज हुआ है तो हमारा स्टॉक कितने से चेंज हुआ है उसका बीटा। तो दैट इज 0.5। तो ये आंसर बी है। और इसको अगर फॉर्मूला वाइज करना है तो डिफरेंस इन स्टॉक, डिफरेंस इन डिफेंसिव स्टॉक अपॉन डिफरेंस इन मार्केट। और हम क्यों मार्केट को डिनोमिनेटर में रखते हैं? क्योंकि मार्केट बेस है ना, वन मार्केट के सामने हमारा रिटर्न कितना है, कितने से इंक्रीज हुआ है। तो अगर मार्केट 18 से इंक्रीज हुआ है तो हमारा स्टॉक का रिटर्न 9% से इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स 0.5 का रिस्पॉन्स है। फाइन, तो बीटा मिल गया हमें डिफेंसिव स्टॉक का। नेक्स्ट वन, if the market return is equally likely to be 7% or 25%, then expected return of aggressive stock shall be, ओके दोनों इक्वली लिखा है। इक्वली मतलब दोनों का वेट्स इक्वल है। तो एग्रेसिव स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है तो एग्रेसिव स्टॉक का रिटर्न क्या है? 4 और 40। तो अगर ये इक्वली लाइकली है मतलब उसका वेट्स इक्वल है, उसका वेट्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 4 × 0.5, हमें वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 40 × 0.5। तो ये हो जाएगा 2 + 20, 22%। तो रिटर्न हो जाएगा हमारा 22%। आंसर सी। द अल्फा ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक, ओके क्वेश्चन में अल्फा पूछा है तो अल्फा हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन के थ्रू फाइंड करेंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होता है? आर एस, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम। ये पूछा है डिफेंसिव स्टॉक का। तो डिफेंसिव स्टॉक का रिटर्न कितना था? एवरेज रिटर्न। अब देखो डिफेंसिव स्टॉक का एवरेज रिटर्न किस तरीके से मिलेगा? 9 और 18 है ना, तो उन दोनों को हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। विच मीन्स 9 × 0.5। अगर मुझे उसका रिटर्न चाहिए तो 9 × 0.5, 9 × 0.5 प्लस 18 × 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.5 प्लस 9, दैट इज 13.5। और वो हो जाएगा मेरा एवरेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 13.5। अल्फा हमें फाइंड करना है, बीटा हमने फाइंड किया था, डिफेंसिव स्टॉक का था 0.5 और रिटर्न ऑफ मार्केट
हमारे पास है रिटर्न ऑफ मार्केट था, उसका एवरेज कितना था, 7 and 25, ये है करेक्ट। तो उसका एवरेज निकालो। तो 0.7 into 0.5, इन दोनों का 7 into 0.5 प्लस 25 into 0.5, यहां पे लिख देता हूं मैं। मार्केट का एवरेज रिटर्न क्या है, 7 into 0.5 प्लस 25 into 0.5, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16%। तो ये है हमारा 16, दैट्स इट। इसे सॉल्व करेंगे, 0.5 into 16 is 8, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा हो जाएगा 5.5। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, द मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी वॉज propounded बाय, जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी है, इट इज फाउंडेड बाय मार्कोविस। नेक्स्ट वन, as per capital market line theory, the portfolios lying on the CML over the market portfolio are called। अब ये क्या होता है, हम एक बार देख लेते हैं, CML क्या है, SML क्या है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है SML, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, और एक होता है CML, कैपिटल मार्केट लाइन। दोनों में एक्स एक्सिस में रिस्क होता है, एक्स एक्सिस में रिस्क होता है, और वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों में सेम होता है, पर एक छोटा सा चेंज होता है। हम जब एसएमएल का डिस्कशन करते हैं, तो जब रिस्क बोलते हैं, रिस्क, तो रिस्क में आता है बीटा, यहां पे हम बीटा लेते हैं, और यहां पे रिस्क होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, पहले मैं काम करता हूं, इसके पहले ये बता देता हूं कि रिस्क का क्या टोटल है। देखिए, तो रिस्क दो टाइप के होते हैं, टोटल रिस्क, अगर ये ध्यान में नहीं है तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं, फिर हम एसएमएल सीएमएल में जाएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। टोटल रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, उस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, और अनसिस्टमैटिक को बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क जो है, ये जनरल है, जो हर एक कंपनी को इंपैक्ट करेगा, जो मार्केट रिलेटेड है, हर एक कंपनी को इंपैक्ट करेगा। वेराज ये जो है, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, ये कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क है। जैसे कि सपोज किसी कंपनी में रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आ गया, किसी कंपनी में लेबर का प्रॉब्लम आ गया, किसी कंपनी में फायर लग गया, या कुछ भी हो, तो वो जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, उसे हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो मार्केट रिलेटेड है, जो सबको इंपैक्ट करेगा, जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक कंपनी को नहीं इंपैक्ट करेगा, जो सबको इंपैक्ट करेगा। अब सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, इट इज कैलकुलेटेड थ्रू बीटा, वो बीटा से कैलकुलेट होता है। और टोटल रिस्क जो होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, मतलब वो स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो पहले ये समझना है। अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड मार्केट स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है, पर बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड थ्रू बीटा, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, बीटा के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। और टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, वरायंस या स्टैंडर्ड डिविएशन है। फाइन, तो बैक टू दिस। तो मैंने बताया रिस्क दो टाइप का होता है, एक टोटल रिस्क जो होता है उसका दो ब्रेकअप होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिस्टमैटिक रिस्क होता है बीटा, बीटा रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड। अच्छा, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, काफी ऑथर्स ये बोलते हैं कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइबल है, विच मींस अगर मैं 10 डिफरेंट सेक्टर्स या 10 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूं फॉर एग्जांपल, तो वो जो रिस्क है वो मेरा नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि सब कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगा एक साथ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके सब कंपनी में लेबर प्रॉब्लम आ गया, या मटेरियल प्रॉब्लम आ गया, या और कोई प्रॉब्लम आ गया सब साथ में। तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क क्या होता है, अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो में गुड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऐड कर दूं, 10-15 सिक्योरिटीज अलग अलग सेक्टर्स के डाल दूं, या अलग कंपनी भी डाल दूं फॉर दैट मैटर, तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क हम काफी कम कर सकते हैं, इट इज नेग्लिजिबल। तो कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि नहीं, हमें सिस्टमैटिक रिस्क ही कंसिडर करना चाहिए, और कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि नहीं, हमें टोटल रिस्क कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क भी रिस्क तो है ही। तो ऑथर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट है। इसीलिए जब हम शार्प रेशियो फाइंड करते हैं, हम जब शार्प रेशियो फाइंड करते हैं, देखो शार्प और ट्रेनॉन याद होगा सबको। शार्प का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट
अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी, और ट्रेनोर का फॉर्मूला रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट अपॉन बीटा। अब यहाँ पे ट्रेनोर का ये मानना है कि क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क इज सॉरी क्योंकि नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल, मतलब जो ये जो रिस्क है अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसको हम डाइवर्सिफाई करके नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जो ट्रू रिस्क होता है, जो करेक्ट रिस्क होता है, वो बीटा ही होता है, इसीलिए ट्रेनोर में बीटा यूज किया जाता है। और वेराज शार्प का ये मानना है कि नहीं, दोनों रिस्क तो रिस्क ही है, तो हमें टोटल रिस्क से कंपेयर करना है। तो ये लॉजिक होता है इन दोनों के डिफरेंशिएशन में, फॉर्मूला में जो चेंज है। आई होप अब तक ये समझ गया होगा सबको कि टोटल रिस्क क्या है और उसमें सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है। तो बैक टू एसएमएल सीएमएल। तो एसएमएल में जो होता है और सीएमएल में जो होता है, दोनों में हम रिस्क एंड रिटर्न कंपेयर करते हैं, दोनों में हम रिस्क और रिटर्न ही कंपेयर कर रहे हैं। पर एसएमएल जो होता है वो बीटा को कंपेयर करता है, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, और सीएमएल जो है वो टोटल रिस्क लेता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो टोटल रिस्क लेता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप ये डिफरेंस तो समझ गया होगा। अब यहाँ पे जो उसका सिक्योरिटीज मार्केट लाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और सीएमएल भी इस तरीके से, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग? एज रिस्क इंक्रीजेस एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज होगा, ये तो हमें पता है। हायर रिस्क तो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर रिस्क कम है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही ये होता है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। ओके, ये स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट यहाँ पे होता है, तो ये जो है इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या है, वाई एक्सिस में कुछ कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस में जीरो कोऑर्डिनेट है, तो उसका मतलब ये हमारा रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री, ये हमारा रिस्क फ्री रेट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो है ये हमारा रिस्क फ्री रेट है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा जीरो है। बीटा कब जीरो होता है? अगर हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी में परचेज करेंगे तो हमारा बीटा जीरो होता है। तो ये जो है लाइन वो है जीरो, दैट मीन जीरो। हमारा मार्केट में हमने जीरो इन्वेस्ट किया, हमारे पूरा पोर्टफोलियो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में है, इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा दैट इज रिस्क, दोनों केस में रिस्क जीरो है, और रिटर्न जो मिलेगा वो रिस्क फ्री रेट मिलेगा। आई होप ये ओके। अब मैं सीएमएल कंटिन्यू करता हूं। सीएमएल में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है, ये क्या बताता है कि मेरा 100% रिस्क फ्री में इन्वेस्टेड है। तो उसी तरीके से अगर मैं 100% मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूं, मार्केट इंडेक्स में, अगर मैं 100% मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो सपोज ये है वो पॉइंट, सपोज है वो ये पॉइंट जो है वो मेरा 100% मार्केट वाला है। ओके, मैं इसको लिख देता हूं इधर, ये जो पॉइंट है ये सपोज मेरा 100% अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो ये वो पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं 100% मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो ये जो होगा, ये पॉइंट होगा मेरा मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये जो होगा ये होगा मार्केट का रिटर्न, क्योंकि 100% मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं इसके बीच में कुछ इन्वेस्ट करता हूं, अगर मैं अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट करता हूं ये पोर्शन में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, देखो अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी रीजन ले लो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मैं ये रीजन लेता हूं, चलो ये रीजन, तो ये रिस्क इतना है और रिटर्न इतना है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा रिस्क भी मार्केट से कम है, रिटर्न भी मार्केट से कम है। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि ये जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये पॉइंट लेता हूं, तो इसमें थोड़ा मार्केट है और थोड़ा रिस्क फ्री है, दोनों एक नहीं है, दोनों में हमने इन्वेस्ट किया है थोड़ा थोड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर ले रहा हूँ, 60% मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है एंड से 40% मैंने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है दैट इज, देखिए ये पॉइंट मेन तुम्हें समझना है, ये जो है ये मार्केट वाला है, 100% मार्केट। तो उसके नीचे जो रहता है एरिया, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं बिलो, ये जो हिस्सा है, वहां पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी और मार्केट सिक्योरिटी का मिक्सचर है, वेट्स है, दोनों कंबाइंड इन्वेस्टेड है। क्लियर है? जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल दिया, मतलब मैंने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। ओके, तो अब मुझे बताओ, तो ये जो हिस्सा होता है सीएमएल का, ये क्या है? जो जो मार्केट के राइट साइड में है, ये मेरा 100% मार्केट वाला पॉइंट है। तो उसके राइट साइड में जो है ये क्या है? यहां पे देखो, अगर सपोज मैं यहां पे लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो मेरा ज्वाइन करो, तो ये जो रिस्क है वो डेफिनेटली मार्केट से ज्यादा है, और ये जो रिटर्न है वो भी मार्केट से ज्यादा है। तो इसका मतलब होता क्या है, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है,
यस, हाँ। तो देखो ये जो पार्ट है ये है। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है पता है, मैंने मार्केट में 120% इन्वेस्ट किया है। अब तुम बोलोगे 120 कैसे हो सकता है? अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैंने 120 इन्वेस्ट किया है। तो 20 कहां से आया? वो मैंने रिस्क फ्री से लोन लिया है। इन शॉर्ट वेट है -20%। इसका मतलब ये जो पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैंने रिस्क फ्री से लोन लिया है, रिस्क फ्री से मैंने लोन लिया है, बोरो किया है। और वो पैसा मेरे पास 100 रुपीज है, और मैंने 20 रुपीज रिस्क फ्री से बोरो किया, और वो मैंने 120 इन्वेस्ट किया आरएम में। ये वो पॉइंट होता है। तो इन शॉर्ट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेन है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस पोर्शन की। इसको बोलते हैं, उसमें हमने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है, हमने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। तो इस पार्ट को बोला जाता है लेंडिंग पार्ट। ये लेंडिंग है, लेंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको। हमने लेंड किया है ना, मतलब इन्वेस्ट मतलब क्या? हमने इन्वेस्ट किया रिस्क फ्री में, मतलब हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तो वो लेंडिंग पार्ट होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये जो ब्रेक इवन, ये जो ब्रेक इवन, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये मार्केट वाला है। ये पॉइंट क्या है जो मैंने अभी मार्क किया? देखो ये जो पॉइंट है वो क्या है? वो है 100% मार्केट। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा है, यानी ये हिस्सा क्या है? इसमें हमने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने रिस्क फ्री में बोरो किया है। इसीलिए इसे बोरोइंग पार्ट बोलते हैं, बोरोइंग पोर्टफोलियो इसको बोला जाता है, बोरोइंग पोर्टफोलियो। बस मुझे पूरा सीएमएल में यही समझाना था। ओके, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ, एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ ये पार्ट फिर से। देखिए, शॉर्ट में समझाता हूँ। ये मेरा सीएमएल का लाइन है। ये पॉइंट क्या है? ये मेरा 100% रिस्क फ्री वाला लाइन है। ये पॉइंट है जो ये क्या है? ये 100% मेरा मार्केट, मतलब मैं अगर 100% मेरे फंड्स को मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो वो ये पॉइंट होता है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है पॉइंट्स, ये जो बीच के पॉइंट्स हैं, उसमें मैंने थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट किया, थोड़ा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया। तो क्योंकि मैं रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसे हम लेंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। और ये जो हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट से भी ऊपर चले गया मैं, इसका मतलब मैंने 120% मार्केट में इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल। तो 20% कहां से आया? मैंने रिस्क फ्री से बोरो किया, मैंने रिस्क फ्री से बोरो किया। तो इसे क्योंकि मैं रिस्क फ्री से बोरो कर रहा हूं तो इसको बोरोइंग पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो क्वेश्चन में अगर बोलेंगे कि ओवर बोलेंगे तो बोरोइंग पोर्टफोलियो, एंड अंडर बोलेंगे तो इट इज लेंडिंग पोर्टफोलियो। आई होप ये क्लियर हो गया है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एज पर सीएमएल थियोरी द पोर्टफोलियो लाइंग ऑन द सीएमएल ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो मतलब कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसे मार्केट पोर्टफोलियो बोलते हैं, जहां पे 100% मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता हूं या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूं। तो उसके ऊपर का जो है ओवर, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ओवर रहा तो क्या? अगर ओवर रहा तो हम उसे, यहाँ पे देखो, अगर ओवर रहा, इस पॉइंट के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है बोरोइंग पोर्टफोलियो। अगर अंडर पूछा होगा तो वो लेंडिंग पोर्टफोलियो होता है। तो क्योंकि ये ओवर है इसलिए ये बोरोइंग पोर्टफोलियो है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम सेकेंड एमसीक्यू में आते हैं जो म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड है। अच्छा, मिस्टर एक्स on 1721 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units to begin with, इसने 10,000 units परचेज किया है having face value of 10 rupees for each unit. On 31/3/22 the dividend paid by mutual fund was 10% and Mr. X found that his annualized yield was 153.33%. On 31/12/23, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये डेट होना चाहिए, ये डेट है 31/3/23. On 31/3/23, 20% of dividend was given. On 31/3/24, Mr. X redeemed all his balance of 11,296 units when his annualized yield was 73.52%. अब इसमें मेन हमें जो समझना है वो क्या है वो समझो। हमने परचेज कितना किया था इनिशियली डे वन पे? हमने परचेज किया था 10,000 यूनिट्स, पर हमने बेचा कितना? हमने बेचा 11,000। क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि हमने और परचेज किया? तो नहीं लिखा है। पर क्वेश्चन में लिखा है कि उसे 10% डिविडेंड मिला है, उसे 20% डिविडेंड मिला है। तो इसका मतलब, इसे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? दिस मींस बेसिकली कि जो भी डिविडेंड मिला है वो री इन्वेस्ट हुआ है, वो री इन्वेस्ट हुआ है। और हमें एमसीक्यू में आगे क्या पूछा गया? ब्रॉडली हमें पूछा गया कि कितना एनएवी है। एनएवी ऑन 31/3/23 और वो सब पूछा गया। 31/3/24 टोटल डिविडेंड था वो, तो फाइन। हमें डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे
एनएवी पूछा गया है। चलो हम फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं एक टाइमलाइन रेडी करूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये हमारा थर्ड ईयर है। हमने स्टार्ट किया है 1721 से। आई थिंक डेट चेक कर लेते हैं। यस, तो हमारा फर्स्ट ईयर एंड होगा 31/3/22 पे। सेकेंड ईयर एंड होगा 31/3/23 पे। और थर्ड ईयर एंड होगा 31/3/24 पे। डे वन पे हमने कितने यूनिट्स परचेज किए थे? हमने 10,000 यूनिट्स परचेज किए थे। और एंड में हमने कितना बेचा है? 11,296। हमने इतना यूनिट्स बेचा है। तो परचेज किया 10,000 पर, बेचा 11,000, तो इसका मतलब हमने डिविडेंड री इन्वेस्ट किया है, सबसे पहली बात। फाइन, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर एक्स ऑन 17 ड्यू द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू 10। कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 10 रुपीज पे ही हमने खरीदा है। तो इसका मतलब हमने हमने 1 लाख रुपीज में, 1 लाख रुपीज हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसका जो कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपीज। ओके। ऑन 31/3/22, मतलब एंड ऑफ द ईयर, द डिविडेंड पेड बाय म्यूचुअल फंड वाज 10%। ओके। एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33। इस पीरियड में हमारा जो एनुअलाइज्ड यील्ड है वो 153.33% है। एनुअलाइज मतलब साल भर का। चलो तो पहले मैं इस पे आता हूं। हमारा फर्स्ट ईयर जो है 21/22, हमारा एनुअलाइज यील्ड क्या था? 153.33%। पर क्या हमने 12 मंथ्स होल्ड भी किया है? नहीं, हमने तो यहां से यहां 9 मंथ्स ही होल्ड किया है। फर्स्ट ईयर हमने 9 मंथ्स ही होल्ड किया है। तो हमारा रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा 1 लाख, जो हमारा कॉस्ट है, इंटू 153.33%, इंटू 9/12, क्योंकि हमने तो 9 मंथ्स ही होल्ड किया है। तो ये आता है 1 लाख इंटू 153.3333, पूरा लेते हैं, रिकरिंग नंबर है, इंटू 9/12। तो ये आता है 1,15,000। तो हमारा रिटर्न है 1,15,000, ये हमारा रिटर्न है। अच्छा, अभी हमें पता है कि रिटर्न जो होता है उसमें दो चीजें होती है ना। रिटर्न कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। क्या? एक होता है डिविडेंड और एक होता है अप्रिसिएशन। हम जब रिटर्न बोलते हैं तो उसमें डिविडेंड होता है और अप्रिसिएशन भी, दो चीजें होती है। क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड 10% है और डिविडेंड जाता है फेस वैल्यू पे। वो अलग बात है कि इसमें रिटर्न हमारा फेस वैल्यू और कॉस्ट सेम है, पर डिविडेंड अगर अलग होगा तो हमें फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो फेस वैल्यू 1 लाख पे 10%, दैट इज मेरा डिविडेंड 10,000 है। सो इट मीन्स जो रिमेनिंग है 1,05,000, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अप्रिसिएशन। ये हमारा अप्रिसिएशन है। ये अप्रिसिएशन है। अब क्योंकि ये अप्रिसिएशन है, तो अगर उस पर मैं मेरा कॉस्ट ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टोटल मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे। टोटल मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे मतलब जो मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदे थे उसका मार्केट वैल्यू है 2,05,000। तो हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो हमें एक यूनिट का वैल्यू मिलेगा विच इज 20.5। आई होप ये क्लियर है सबको। तो ये हो गया मेरा एनईवी। ये हो गया मेरा एनईवी ऑन 31/3/22। एनईवी हो गया 31/3/22 का 20.5। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, उस पर हमारा रिटर्न था 153.33 एनुअलाइज रिटर्न। तो इंटू 9/12 करोगे तो हमें रिटर्न मिलेगा 1,15,000। पर वो रिटर्न है, रिटर्न का दो हिस्सा होता है। रिटर्न में डिविडेंड होता है और अप्रिसिएशन होता है। तो डिविडेंड 10% है, तो 1 लाख का 10%, तो हमें डिविडेंड मिल गया 10,000। तो बचा हुआ अप्रिसिएशन है। अब बच्चे काफी बार क्या सोचते हैं, स्टूडेंट सोचता है भाई ये तो मेरा शेयर का मार्केट प्राइस है। नहीं, ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये अप्रिसिएशन है। ये अप्रिसिएशन है क्योंकि नंबर काफी हाई है, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये तो रिटर्न, ये तो टोटल मार्केट वैल्यू है। ये मेरा अप्रिसिएशन है। तो अप्रिसिएशन पे अगर मैं 1 लाख का कॉस्ट ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2,05,000। वो मेरा मार्केट वैल्यू है 10,000 यूनिट्स का। तो इस तरीके से मुझे एनएवी मिल गया 20.5 ऑन 31/3/22। जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एनएवी ऑन 31/3/22, तो वो मुझे मिल गया 20.5। ओके सबको। फिर फिर सेकेंड ईयर पे आते हैं। अब जैसे हमने बात किया था कि क्योंकि यहाँ पे 10,000 से ये 11,000 हुआ है, मतलब क्या हुआ है? डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ है। तो ये जो डिविडेंड मिला है 10,000, डेफिनेटली ये री इन्वेस्ट हुआ होगा। किस रेट पे इन्वेस्ट हुआ होगा? वो 20.5 पे इन्वेस्ट हुआ होगा, क्योंकि लास्ट डेट पे मिला है। डिविडेंड हमें लास्ट डेट पे मिला है, तो वो 10,000 हमने 20.5 पे इन्वेस्ट किया होगा।
तो कितने एडिशनल यूनिट्स हमें मिले होंगे, देखो कितने एडिशनल यूनिट्स हैं। तो इस डेट पे हमें 10,000 जो था वो यूनिट्स तो है ही, प्लस हमने और परचेज किए, कितने परचेज किए जो मैंने यहाँ पे बताया, अमाउंट है 10,000 और रेट है 20.5 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो 10,000 डिवाइड बाई 20.5, 10,000 डिवाइड बाई 20.5, तो वो आ रहा है 487.804, तो 80 ले लेते हैं, तो इतना यूनिट्स हो गया 10,487.8। ओके, और ये फिगर कहां से आया मैं वो भी लिख देता हूं, ये कहां से आया, ये आया है 10,000 जो हमें डिविडेंड मिला था डिवाइड बाई उस दिन का एनईवी, तो हमने इस रेट से उसे री इन्वेस्ट किया है। फाइन, तो ये हमारा टोटल यूनिट्स हो गया ऑन दिस डेट, और क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट यही पूछा है इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एज ऑन दिस डेट शैल बी, तो 10,487.8 ये हमारा टोटल यूनिट्स हो गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे जाते हैं, अब हमें यहां का इस डेट का एनएवी फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन अगर शांति से पढ़ेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो थर्ड ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसका मतलब थर्ड ईयर में कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अगर थर्ड ईयर में कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये जो मेरा यूनिट्स है वही यूनिट्स मेरे पास यहां पे होगा, विच मीन्स यहां पे मेरे पास 11,296.11 यूनिट्स होगा। ओके है, पर यहां पे तो हमारे पास 10,487 यूनिट्स था और यहाँ पे 11,296 हुआ है। दैट मीन्स डिफरेंस कितना है, 11,296.11 माइनस 10,487.8, तो विच मीन्स 808.31। ये क्या है, ये है मेरा इंक्रीज इन यूनिट्स, इतना यूनिट्स बढ़ा है, और ये मैंने कहां से लिया होगा, ऑब्वियसली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से। और इस ईयर में 20% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ऑन 31/3/23। यहां पे तो 10% डिविडेंड था, पर सेकेंड ईयर में 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो चलो ये कंटिन्यू करते हैं, फाइंड करते हैं। आई होप ये यूनिट्स भी सबको समझा, ये यूनिट्स कहां से आया, यहाँ पे हमारे पास 10,487 यूनिट्स है, यहाँ पे हमारे पास 11,296 यूनिट्स है। तो वो जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, वो हमारा एडिशनल यूनिट्स है जो हमने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया होगा। चलो अब आगे जाते हैं। अब मैं देखता हूं कि इतने यूनिट्स मैंने जो खरीदे हैं वो कहां से खरीदे, वो डिविडेंड के अमाउंट से खरीदे होंगे। तो ये जो 20% डिविडेंड मिला है ये किस पे मिला होगा, ओपनिंग यूनिट्स पे ना, जितना मेरे पास यूनिट्स था, तो मेरे पास इतने यूनिट्स हैं, तो इस यूनिट्स पे मुझे वो 20% मिला है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 10,487.8 है ना, तो हमें डिविडेंड कितना मिला है। हाँ, अब सेकेंड ईयर 22-23 में हमें डिविडेंड कितना मिला है, 10,487.8 इंटू 10 फेस वैल्यू, उस पे मुझे 20% डिविडेंड मिला है। चलो कैलकुलेट करते हैं, इंटू 10 इंटू 20%, दैट इज 20,2975.6, मुझे इतना इतना मुझे डिविडेंड मिला है। और ये जो डिविडेंड मिला है उसके सामने मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कितना परचेज किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स वो हमने फाइंड किया था, यूनिट्स दोनों यूनिट्स के बैलेंसिंग करके माइनस करके हमने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया था, जो हमें मिला था 808.31, 808.31, 808.31। तो देखो एकदम सिंपल है, मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है 20,000 समथिंग, और उसके सामने मुझे यूनिट्स कितना मिला है 808, तो मैंने क्या रेट से इन्वेस्ट किया होगा, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 808.31, तो मुझे मिला है, तो ये रेट से मैंने परचेज किया 25.95। और क्योंकि ये लास्ट डे पे डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि ये लास्ट डे पे री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये जो एनएवी है, ये जो परचेज प्राइस है, ये मेरा लास्ट डेट का ही एनएवी है, 31/3/23, 31/3/23, ये लास्ट डेट का ही एनएवी है 25.95। ये देखो 25.95 ये आंसर है। क्वेश्चन में पूछा था टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, वो हमें कितना मिला था टोटल डिविडेंड, सेकेंड ईयर में जो डिविडेंड मिला है वो है 20,000, ये फिगर 20,975.6, 20,975.6, सी वाला पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने सेकेंड ईयर का फाइंड कर लिया। देखिए ये सम को तुम्हें ये टाइमलाइन के थ्रू समझेगा, ये टाइमलाइन क्लियर होगा ना, तो एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगी, ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है।
कि हमने किस तरीके से इसी रेट, इसी यूनिट्स को हम पीछे लेके आए। तो हमें सेकेंड ईयर के क्लोजिंग यूनिट्स मिल गए थे और ओपनिंग यूनिट्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तो दोनों का डिफरेंस हमें एडिशनल यूनिट। स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम आता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम ये इसी पे होता है, ये कैलकुलेशन में। आई थिंक ये समझ गया होगा, तो वेल एंड गुड। आगे जाते हैं, अब मैं थर्ड ईयर पे आता हूँ। थर्ड ईयर में तो कोई डिविडेंड नहीं है, सीधा हमने बेचा है। कितना बेचा है? 11,296 जो भी यूनिट्स हमने बेच दिया, और हमारा रिटर्न कितना हो रहा है? एनुअलाइज यील्ड है 73.52, एनुअलाइज यील्ड। चलो अब मैं थर्ड ईयर पे आता हूँ। मैं थर्ड ईयर पे आता हूँ, 23-24 लास्ट ईयर। हमारा कॉस्ट कितना था? हमारा कॉस्ट है 1 लाख। और हमारा रिटर्न कितना है? रिटर्न, हमारा रिटर्न वो है 73.52, आई थिंक करेक्ट। यस, 73.52। तो हमें, हमने जो पैसा डाला था 1 लाख, उस पे 1 लाख पे 73.52% रिटर्न मिला है। पर ये तो एनुअलाइज्ड है, ये तो एक महीने का हुआ रिटर्न, ये तो सॉरी एक साल का। ये जो रिटर्न है वो एक साल का रिटर्न है। और हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग है 1 जुलाई 2021 से लेके 31/3/24। कितना हुआ? 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9, 12, 12, दैट इज वो हुआ है 33 मंथ्स। हमारा रिटर्न जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 33 मंथ्स का है। तो ये जो रिटर्न है, ये जो रिटर्न है 1 लाख इंटू 73.52, ये है 12 मंथ्स का। तो 33 मंथ्स का कितना? बच्चे यहाँ पे भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो मैं दूसरे वे से समझाता हूँ। 1 लाख इंटू 73.52% करो तो वो आया 73,520। तो 73,520 जो है ये एनुअलाइज्ड है, मतलब ये 12 मंथ्स का है। तो 33 मंथ्स का कितना? तो इंटू 33 होगा, सिंपल है, और डिवाइड बाई 12, यूनिटरी मेथड कर सकते हो। फाइन, बैक टू दिस। तो ये हमारा रिटर्न हो गया 73,520 इंटू 33 डिवाइड बाई 12, दैट इज 202,180। ये हमारा टोटल रिटर्न हो गया है। जो भी डिविडेंड मिला है वो हमने री इन्वेस्ट किया है। तो डिविडेंड भी इस रेट में आ चुका है, 73.52 के अंदर सब आ चुका है। बच्चे के ये भी डाउट होते, बोला सर डिविडेंड कहाँ गया? डिविडेंड इसी रिटर्न के अंदर इंक्लूडेड है, ये टोटल रिटर्न है ना। और हमने तो री इन्वेस्ट किया, घर पे पैसा तो लिया नहीं, री इन्वेस्ट कर दिया। फाइन, तो हमारा टोटल रिटर्न है 202,180। तो विच मीन्स अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट 302,180। और टोटल मार्केट वैल्यू मैंने ये प्राइस पे बेचा होगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये या इसको हम मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं, इतने में बेचा है। कितने यूनिट्स बेचे हमने? हमने जब बेचे तो कितने यूनिट्स बेचे हमने? बेचे हैं 11,296.11, 11,296.11 हमने इतने यूनिट्स बेचे हैं। तो 302,180 डिवाइड बाई 11,296.11, दैट मीन्स इससे मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट एनईवी, विच इज नथिंग बट एनईवी। तो ये हो गया हमारा एनईवी ऑन 31/3/24, दैट इज 26.75, 26.75। तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट, 26.75। आई होप ये एमसीक्यू, ये क्वेश्चन समझ गया होगा। जैसे मैंने बताया था, इसमें तुम्हें सोचना कैसा है, एक बार मैं शॉर्ट में समराइज करता हूँ। खाली प्रोसीजर, कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा, खाली प्रोसीजर लेते हैं एक बार। ये 3 साल का डेटा था। हमने टू बिगिन विद यहाँ पे 10,000 यूनिट्स परचेज किया था। देखो जस्ट समराइज कर लेते हैं। 10,000, और क्वेश्चन में लिखा था एंड में 11,296 आई थिंक यूनिट्स था, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 11,296.11। तो परचेज किया 10,000 पर, बेचा 11,000। इसका मतलब हमने जो डिविडेंड मिला है वो री इन्वेस्ट किया। हमें डिविडेंड यहाँ पे 10% मिला था और यहाँ पे 20% मिला था। तो और फर्स्ट ईयर जो हमारा रिटर्न था वो था, आई थिंक 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न था 153.33% था, 153.33। तो हमने यहाँ पे 153.33% का रिटर्न निकाला फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि वो एनुअलाइज रिटर्न है। तो हमें 1,50,000 मिला, उसको हमने 2 में डिवाइड किया, इतना डिविडेंड है, बाकी हमारा अप्रिसिएशन है। और अप्रिसिएशन पे मैं कॉस्ट ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल मार्केट प्राइस मिल जाएगा, और उससे मैं डिवाइड बाई यूनिट्स करूंगा तो मुझे एनएवी मिल जाएगा, जो कि 20.5। फर्स्ट ईयर डन। अब फर्स्ट ईयर हमें इतना डिविडेंड मिला है और इस रेट से हम री इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे हमें मिल गया 80, नो सॉरी, ये हमें मिला 487.8, हमें मिला इतने यूनिट्स हमने परचेज किया और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो हमें ये मिल गया। अब जैसे मैंने बताया थर्ड ईयर में तो कोई डिविडेंड था नहीं, तो थर्ड ईयर में डिविडेंड नहीं है, तो ये जो यूनिट्स हमने बेचा वो यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे होगा, तो मैंने वहां पे लिख दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है, वो हमने इतना एडिशनल यूनिट्स परचेज किया है। तो इससे हमें यूनिट्स मिल गया 808.31 जो सेकंड ईयर में हमने परचेज किया। और अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया? अमाउंट इन्वेस्ट किया जो डिविडेंड मिला है। और डिविडेंड कितना मिलेगा?
ओपनिंग यूनिट्स पे। तो ये जो मेरा ओपनिंग यूनिट्स है, दिस इंटू 10 इंटू 20%, वो मेरा अमाउंट है, डिवाइड बाई 808.31 करेंगे तो एनएवी मिल जाएगा। और थर्ड ईयर में हमने किस तरीके से फाइंड किया था, इस तरीके से कि जब हमने फाइनली बेचा तो हमारा रिटर्न है 73.52%, और वो एनुअलाइज्ड है, इसलिए इंटू 33.12 ही करना होगा। तो हमें रिटर्न मिलेगा, कॉस्ट में हम रिटर्न ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, डिवाइड बाई यूनिट्स करेंगे तो हमें एनएवी मिल जाएगा। दैट्स इट। आई होप ये सम सबको समझ गया है। ये सब में एक छोटा सा कैच हो सकता है, जो ध्यान रखना वो क्या है कि यहाँ पे जो रिटर्न दिया है ये लिखा है एनुअलाइज्ड यील्ड, और यहां पे भी जो लिखा है वो है एनुअलाइज्ड यील्ड। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोले कि भाई ये 153.33% जो है वो एनुअलाइज नहीं, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। सिमिलरली ये जो 73.52 है, ये एनुअलाइज नहीं, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। अगर क्वेश्चन में होल्डिंग पीरियड रिटर्न वर्ड यूज किया है एंड नॉट एनुअलाइज्ड, होल्डिंग पीरियड रिटर्न लिखा है, तो हमने जो कैलकुलेशंस में 9/12 लिया है वो नहीं लेना है। अगर मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो रिटर्न है 153, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड मतलब वो 9 मंथ्स का ही है, तो फिर हमें क्यों 9/12 करना है। सिमिलरली अगर लिखा होगा कि हमने जब बेचा तो हमें रिटर्न फॉर एग्जांपल आया 73.52 होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो सेम वे अगर ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न होगा तो मुझे 33/12 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही है, ये मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही है। इसका मतलब ये हो जाता है। आई होप ये सबको समझ गया होगा। चलो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। ओके, चलो बाय।